इक्विलिब्रियम में कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वाली चीज़ देख ली थी। आज हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो कंटिन्यू करना है वो आपके इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं क्या। तो ऑब्वियस है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम लोगों को वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा है कि जब आप इसको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये तो हम लोग वहाँ से पढ़कर आए हैं। ठीक है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी अगर पढ़ोगे तो भी लगेगा कि अरे वाह, वहाँ से पढ़ गया। मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी और उन बेसिक्स में से एक ये चीज़ यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा पहले टॉपिक का नाम बता देते हैं कि टॉपिक है क्या। आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं किस चीज़ के, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, कैरेक्टर स्पेलिंग ठीक कर लेना, स्पेलिंग ठीक करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, हम लोग किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मात्र 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मतलब 4 फॉर्मूला बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बाकी तो उसकी 4 जनरल बातें हैं, जिन 4 जनरल बातों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपनी कोई भी एक रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक रिएक्शन लिखकर एक दी हुई है A+2B, ठीक है, और इज गिविंग यू लेट्स से 3 टाइम्स ऑफ C। ये आप लोगों की एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेट्स से K। अब K को तुम चाहे कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, चाहे प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, क्योंकि अभी तो हम लोग किसके टर्म्स में कब एक्सप्रेस करते हैं वो सब तो रूल्स अभी मैंने तुम्हें सिखाए नहीं है ना। तो अभी तुम किसी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करो, इससे अभी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इट डजेंट मैटर, वो चीज़ अभी मैटर नहीं करती। तो मान लेते मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। कुछ वैल्यू होगी Kc की, वो बाद में देखेंगे, बट फिर कोई वैल्यू है। अब रूल नंबर 1 देखो क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि आपने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब तुम बोलोगे कि क्या है, बकवास कर दिया, मतलब यानी कि आपको जैसी आपको जैसी रिएक्शन की उसका डायरेक्शन रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आप किसी भी रिएक्शन का जो फिक्स्ड डायरेक्शन है, हाँ, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो तो क्या फर्क पड़ता है। पहले तो रिएक्शन कैसे लिखेगी, जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो आप लोगों के लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में चला जाएगा। यानी कि 3C ये आपके इक्विलिब्रियम का साइन और यहाँ पे आ जाएगा A+2B। तो अब द डाउट इज कि जो नया वाला Kc होगा, नया वाला Kc न्यू, वो Kc न्यू आपके पुराने वाले Kc पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। इसको अपन लिख देते हैं Kc ओल्ड। ठीक है, किस तरीके से आपका नया वाला जो Kc है वो आपके पुराने वाले Kc के मदद से हम क्या उसको निकाल सकते हैं क्या। तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल उसमें निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आपका ये रिलेशनशिप होता है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो जो नया वाला Kc होता है किसी भी रिएक्शन का, वो पुराने वाले Kc के जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी मान लेते हैं अगर पहले रिएक्शन जो थी अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट्स से 5 था, तो अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो अब उसका जो आप लोगों का क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब कितना हो जाएगा आपका, लेट्स से पहले कितना था 5 था, तो अब मान लेते हैं 1/5 हो जाएगा। ये होता है आप लोगों का एक एग्जाम्पल, ये आप लोगों का है एक रूल। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास A है प्लस B है, इज गिविंग यू C+D। ठीक है, तो इस रिएक्शन का आपको Kc दिया हुआ था 10। अब आपको बोला गया कि बताइए C+D अगर कर दिया गया है और रिएक्शन A+B है, तो अब बताओ जो Kc न्यू होगा वो Kc न्यू होगा कितना होगा। तो जो पुराना अगर 10/1 है
तो अब नया वाला उसके रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/10, खत्म। ये था आपका पहला रूल कि अगर आपने रिएक्शन के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स कर देने से जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 ये है, क्या सिर्फ डायरेक्शन को ही रिवर्स किया जा सकता है क्या? नहीं। अब आप क्या करो, आपके पास ऑलरेडी कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो मल्टीप्लाइंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपके पास जो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी है, मल्टीप्लाइंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आपने उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, आपने किसी ना किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, आपके पास पहले से रिएक्शन क्या दी हुई थी, आपके पास आपकी पुरानी रिएक्शन थी, इमेजिन करते हैं A+2B एक इक्विलिब्रियम का साइन है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3C, और इसके लिए आपका Kc कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके लिए इसका Kc कुछ ना कुछ होगा ही होगा। सो लेट अस कॉल दिस एज Kc ओल्ड, लेट अस कॉल इट एज अ Kc ओल्ड। एंड इफ आई विल से यू कि इस Kc ओल्ड की वैल्यू मुझको लिख कर दिखाओ, इफ आई विल से यू कि मुझे इस Kc ओल्ड की वैल्यू आप लिख कर दिखाओ, तो आप मुझे कहोगे Kc ओल्ड इज लाइक दैट, राइट। ये है आपका Kc ओल्ड। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, ये कल मैंने लिखना सिखाया है कल की क्लास में, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि रिएक्शन को आप कोई भी एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी रैंडम नंबर से। मान लेते तुमने कह दिया 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिएक्शन हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 6 टाइम्स ऑफ B, और यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ C। तो अब आपका जो Kc न्यू होगा वो क्या होगा, ये हमको पता लगाना है। Kc न्यू की वैल्यू क्या होगी, तो Kc न्यू का एक्सप्रेशन तो तुम लिख सकते हो ना, वैल्यू क्या होगी वो बात का कंसर्न है, एक्सप्रेशन तो लिखो पहले। तो यहाँ आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C उसकी पावर में 9 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A उसके ऊपर में क्यूब, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B और यहाँ पे आ जाएगा पावर 6, बराबर है। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करो, Kc ओल्ड ये तो आपको गिवन होगा ही होगा, ये Kc ओल्ड तो आपको गिवन होगा ही होगा। अब इसमें जो टू फाइंड है वो Kc क्या है, न्यू है। तो एक काम करते हैं, चलो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैठे बैठे करो मल्टीप्लाई, है ना। तो Kc ओल्ड आपने मल्टीप्लाई करने का सोचा किससे, Kc न्यू से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये आपका C का क्यूब अपॉन में यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, इनटू में यहाँ पे आ जाएगा आपका C की पावर में 9, यहाँ पे आ जाएगा A की पावर में 3 और यहाँ पे आएगा B की पावर में 6। लग रहा होगा कि क्या पगलापंती कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रही हूँ कि वो चीज़ कैसे आ रही है। अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट तो बताया ही जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताया जा सकता है, उसमें इतना पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम बस डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखना। बताओ क्या हो गया, C की पावर में 6, डोंट यू थिंक, यस। अच्छा अभी यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A की पावर में 4, इससे क्या लिख सकते हैं, B की पावर में 8। अच्छा अब क्या करें, ये तो Kc ओल्ड इंटू Kc न्यू, कुछ अंट शंट बकवास आ गया है। अब तो यहाँ पे अब एक देखो आपने किस फैक्टर से, आपका देखो ये जो 6 है, ये 6 है, ओके वी डू एग्री। अच्छा अब उसके बाद ये है आप लोगों का Kc न्यू, Kc न्यू, ये आपका Kc न्यू। अच्छा Kc ओल्ड भी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, Kc ओल्ड भी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो तुम्हें नहीं लगता ये किस फैक्टर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, जो मेरी ओरिजिनल थी वो ओरिजिनल में यहाँ 3 था, Kc ओल्ड में मेरे पास 3 था, यहाँ पे अब देखो क्या आ गया है, 6 आ गया है। यहाँ पे मेरे पास 1 था, अब यहाँ पे कितना आ गया है, 4 आ गया है। यहाँ पे मेरे पास 2 था, यहाँ पे मेरे पास अभी 8 आ गया है। कुछ फैक्टर्स, कुछ पावर्स, अच्छा यहाँ पे 3 और 9 को मैंने 6 कैसे लिख दिया, सॉरी ना 12, यहाँ 12 आ गया। कुछ फैक्टर्स, कुछ पावर्स, कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ तो बदल गया है, बराबर। तो जब भी आप किसी भी इक्वेशन को ठीक है, तो ऐसे में एक रिलेशनशिप क्या होगा आपके Kc ओल्ड और Kc न्यू के बीच में, अगर आपने उस रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सिंपल हो जाएगा कि आपका जो भी Kc या कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका न्यू होगा, वो न्यू वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
आपका जो भी पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी पावर में आप वो नंबर चढ़ा दो, ठीक है। जो भी आप जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर में 2 चढ़ा दो, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 3 चढ़ा दो। ये इस तरीके से आप क्या करोगे, उसे कैलकुलेट करोगे। ईजिली डिराइव किया जा सकता है, कोई कठिन कार्य नहीं है ये चीज़, ठीक है। तुम चाहो तो बैठ के डिराइव कर लेना, दोनों का केसेस लिखना, दोनों के केसेस को आपस में रेशियो लेना वगैरह वगैरह, सिंपली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बताओ। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है हाफ टाइम्स ऑफ N2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ O2, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन का साइन आपको NO लिख कर दिया है। अब यहाँ पे Kc की वैल्यू दी हुई है 5। अब मान लेते हैं उसने तुमसे ये कहा कि मैंने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो देयरफॉर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, N2 प्लस O2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ NO। अब किसी ने तुमसे इसका केसी पूछा कि ये वाला केसी कितना होगा, तो तुम इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे कि ऊपर जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है उसका केसी और ऊपर सबसे टॉप पे पहली वाली जो रिएक्शन दी थी उसके केसी में क्या रिलेशनशिप है। तो तुम ये देखोगे रिएक्शन में हमने सिर्फ एक फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर आपने फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पुराने वाले केसी के ऊपर 2 चढ़ा दो, तो आपका जो नया वाला केसी होगा वो कितना होगा, 25 होगा। ये होता है, पुराने वाले केसी के पावर में चढ़ा दो वैल्यू। सो दिस इज योर रूल नंबर 2 एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड भी तो कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाइंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक केमिकल रिएक्शन को मल्टीप्लाई ही करो, आप केमिकल रिएक्शन को डिवाइड भी तो कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों को डिवाइडिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में डायरेक्ट मैं रिलेशनशिप लिखती हूँ कि आपका जो के न्यू होगा वो के न्यू का के ओल्ड के साथ ये वाला रिलेशनशिप होगा। n मल्टीप्लाई 1/n की पावर 1/n आएगा पावर में। अगर थोड़ी भी लोअर स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स जानते हो तो इस चीज़ को हम लोग यही तो कहते हैं, अंडर रूट 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, है ना। अंडर रूट ऑफ nth के ओल्ड, आपको उतने ही nth रूट ले लेना है आपके पुराने वाले केसी का, तो आपको क्या मिल जाएगा, के न्यू मिल जाएगा इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ सर्टेन डिवाइडिंग सर्टेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ अ नंबर, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर में चढ़ा दो, अगर डिवाइड कर रहे हो तो उस चीज़ को क्या कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, nth रूट उसका। एग्जाम्पल आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ SO2 प्लस O2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ SO3, यहाँ पे Kc इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25। अब मान लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया, किससे, 1/2 से। डिवाइड कर दो 1/2 से, या ये कह दो कि मल्टीप्लाई किया 1/2 से, बोथ आर द सेम थिंग। तो अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी SO2, यहाँ पे आ जाएगा हाफ O2, यहाँ पे आ जाएगा आपका SO3। अब बताइए इसका जो नया वाला केसी है वो क्या है। तो इसका जो नया वाला केसी है उसको लिखने में इतना कोई तामझाम नहीं करना है, जो पुराना वाला केसी है उसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर डालो, और जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई, कितने से डिवाइड किया, सॉरी डिवाइड आपने 2 से किया है, 1/2 तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। तो नया वाला केसी विल बी विथ हाउ मच, 5। तो दीज आर द 3 रूल। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, डिवाइड करोगे तो क्या करना है, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या करना है। And now we are heading toward the rule number 4 of equilibrium constant। अगर आप लोगों के पास मानकर चलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इसको समझते हैं इस पॉइंट को। पहले तो इसकी हेडिंग दे देते हैं, एडिशन ऑफ 2 और मोर रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और आप उन रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, तो आपके एडिशन से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नए वाले पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप A से B गए, ठीक है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट से K1 है, इसे स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना कहते हैं, ठीक है। और पैरेलल भी होता है एक, बट वो अभी आपके इसमें नहीं है। B से लेकर C गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 था। उसके बाद फिर आप C से लेके D गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे K3 था। तो अब उसका क्वेश्चन है कि अगर आपको इतनी सारी स्टेप्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पता है
तो आप एक काम करो, ए से लेके डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, आप ये बताओ। तो अब ये क्या करेंगे, तुम्हें ये लगता कि ये जो आपको 3 रिएक्शंस दी हैं, अगर आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, आपको जो गिवन रिएक्शंस दी हुई हैं आप उन गिवन रिएक्शंस को ऐड करो, और गिवन रिएक्शंस को ऐड करने के बाद आपको टू फाइंड वाली रिएक्शन ऑब्टेन होगी। जो रिएक्शन आपको टू फाइंड करनी है वो टू फाइंड वाली रिएक्शन आपको क्या होगी, ऑब्टेन होगी। जैसे अगर तुम उन तीनों रिएक्शंस को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को आपस में ऐड करने की कोशिश भी अगर करते हो, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब रिएक्शन आपस में ऐड होते वक्त एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, यानी कि आपका बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, और आपके पास फाइनली जो चीज़ बचेगी वो क्या होगा, ए, ये वाला, बराबर। ये आप लोगों को ऑब्टेन हो रहा है। तो जब भी आपको कुछ टू फाइंड करने को कहा गया है और उसके पहले आपको ऐसी कोई सीरीज रिएक्शन लिखकर दी गई है, तो सीरी मतलब वो इस टाइप की रिएक्शन की सच दैट उन रिएक्शंस को आपने ऐड किया तो आपको आपकी टू फाइंड वाली रिएक्शन ऑब्टेन हो रही है। तो उस टू फाइंड वाली रिएक्शन का जो आपको के फाइंड करना है, कि जो आपको केसी फाइंड करना है, उस टू फाइंड या फिर केसी न्यू जो आपको फाइंड करना है, वो पुराने जितने भी मतलब जितनी भी आपने इक्वेशंस को ऐड करके वो रिएक्शन ऑब्टेन की है उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3। अगर 4 रिएक्शंस ऐड किए होते तो K4 भी हो जाता, अगर 5 रिएक्शन मल्टीप्लाई किए होते तो K6 भी, K5 तक जाता। ये इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ रूल्स थे, ठीक है। अच्छा, और एक आप लोगों का रूल है, वो रूल ये है, रूल नंबर 5, कि आप जब भी केपी या केसी आप कैलकुलेट कर रहे हो या कोई दूसरा भी अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल 5 प्रकार के रहेंगे, जिनमें केपी केसी बहुत फेमस है, फिर केपीसी थोड़ा कम फेमस है, और फिर केएन है, और केएक्स बहुत कम हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो तो इसीलिए मैं वहाँ पे केपी केसी नहीं लिख रही हूँ, अदरवाइज कुछ महीने बाद तुम्हें कन्फ्यूजन ये होगा कि ये रूल सिर्फ केपी केसी के लिए। ऐसा नहीं है, के इक्विलिब्रियम ऑल 5 टाइप्स, जितने भी 5 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी के लिए जितना जो भी आपका के इक्विलिब्रियम रहेगा फॉर अ गिवन रिएक्शन वो सेम रहेगा। मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप टेम्परेचर को, ठीक है, क्या कहते हैं, चेंज ना करो, ठीक है, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लगता है मैंने कुछ ग्रामेटिकली गलत लिख दिया स्टेटमेंट, के इक्विलिब्रियम फॉर गिवन रिएक्शंस इज कांस्टेंट। हाँ, आपकी रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसको ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन से फ़र्क पड़ता है, ना तो उसको इनिशियल प्रेशर से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हो सकता है रेट में आगे पीछे थोड़ा कुछ हो जाए, बट जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है उस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये रूल नंबर 5, ठीक है, कि आपका जो के इक्विलिब्रियम होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो रिएक्शन का फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिएक्शन को जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आप मोल्स कितने ले रहे हो, ठीक है, आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियली कितना लिया जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन में कैटलिस्ट है कि रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वॉल्यूम कितना लिया है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की रिएक्शन में प्रेशर कितना मेंटेन है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी अनलेस एंड अनटिल तुमने टेम्परेचर चेंज ना कर दिया हो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपने क्या नहीं कर दिया हो, टेम्परेचर चेंज ना कर दिया हो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपने क्या नहीं कर दिया हो, टेम्परेचर चेंज ना कर दिया हो सकता है आपके प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, अमाउंट, इन सबको बदलने से आपके इस बात पे फर्क पड़ता हो कि आपकी रिएक्शन को कितना समय लग रहा है उस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचने में,
ठीक है, आपके क्या फ़र्क पड़ता है, रिएक्शन को फ़र्क पड़ता हो कि उसको उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। हो सकता है जिस स्टेप पर वो जल्दी पहुंच पा रही थी आपके कम या ज़्यादा प्रेशर करने से, हो सकता है वो लेट पहुंच रही हो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कभी भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी वेरी नहीं करेगा। कभी वेरी नहीं करेगा मतलब कभी वेरी नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जो फिक्स है सो फिक्स है, अनलेस एंड अनटिल तुमने वहाँ पे क्या नहीं बदल दिया हो, तुमने वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदल दिया है। अनलेस एंड अनटिल तुमने वहाँ पे क्या नहीं बदल दिया है, टेम्परेचर नहीं बदल दिया है। ठीक है, तो बस ये हमारा छोटा सा प्रवचन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर। अभी इसी सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर थोड़ा सा एक जानकारी या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये ज़रूरी है, ये एक टॉपिक देख लेते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, मतलब आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान को हम पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है उसके टोटल कितने हिस्से हैं? उसके टोटल 3 हिस्से हैं। अब ये 3 हिस्सों को, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एसिड है तो pH 0 से लेकर 7, है ना, अगर वो न्यूट्रल है तो 7, बेसिक है तो इतना इतना, ये वो। इसलिए हम इस ज्ञान को टोटल कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं। हो सकता है तुम में से किसी ने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट की और वो वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 आ रही है, बराबर है। अच्छा, आपने ऐसा किया, किसी ने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट की और ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है किसी ने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट की और ये जो वैल्यू है ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, आपके जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ये 10 की पावर 3 से छोटी आ रही है और लेकिन 10 की पावर -3 से ये क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो ये जो टर्म्स है, ठीक है, कि 10 की पावर -3 है, 10 की पावर 3 है, ये किस बात को इंडिकेट करते हैं या फिर इस चीज़ को निकाल कर हमें क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, आपको बताती है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जा रही है। मतलब इसको समझते हैं थोड़ा और प्यार से। जैसे अगर मान लेते हैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर 3 या 10 की पावर 3 से बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है, तो इससे ये समझ में आता है कि आपकी जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन जो है वो नियरली कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन इज नियरली कंप्लीटेड, रिएक्शन इज नियरली कंप्लीटेड। ठीक है, या तो कंप्लीट हो चुकी है या तो जस्ट कंप्लीट होने वाली है, जस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, जस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये आपका बताता है अगर के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 10 की पावर 3 से बड़ी आ जाए। इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जब रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होने वाली है, इसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर आप लोगों के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी आई है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि रिएक्शन जस्ट अभी अभी शुरू हुई है। और क्योंकि रिएक्शन जस्ट अभी अभी शुरू हुई है तो ऑब्वियस है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और इसको लेकर मैं एक तरीके का स्टेटमेंट ये कह सकती हूँ कि रिएक्शन जो है आप लोगों की जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, आप लोगों की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या हुई है? जस्ट स्टार्ट हुई है। अगर वो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है, अगर 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बीच में वैल्यू आ रही है तो ये जो वैल्यू आप लोगों को ऑब्टेन हो रही है ये वैल्यू अब किस बात को दर्शाएगी? ठीक है, फॉरवर्ड मतलब ये बताएगा कि आपकी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो या तो मौजूद है या तो वो पहुंचने वाला है, इज लाइकली टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ रिएक्शन इज लाइकली टू रीच इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम या तो पहुंच गया है, ठीक है, पहुंच गया है इक्विलिब्रियम के आसपास, या फिर वो इक्विलिब्रियम के पास पहुंचने वाला है।
वो इस चीज़ को बताता है। तो किसी भी रिएक्शन का Kp, Kc, Kn, Kx, Kpc, ये जो 5 प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, इसको पता लगाकर, इसको कैलकुलेट कर कर हम ये बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन का अभी एक्सटेंट क्या है, हमारी रिएक्शन किस हद तक अभी आगे गई है। ये इंपॉर्टेंस होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने अभी ये सीखा कि आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स से वो इंडिपेंडेंट होता है, ये भी देखा। अच्छा, उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके को कैलकुलेट करना क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्यों हम लोग इसको इतना ज़्यादा मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगी कि हमें रिएक्शन की कुंडली पता चलेगी। ठीक है, हमें रिएक्शन की क्या पता चलेगी? कुंडली, कि अभी रिएक्शन कहाँ है, कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दे देगी कि अच्छा अभी इसकी करंटली इसकी स्थिति ऐसी है। ये हमें आइडिया मिलता है किससे? आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम के आपके उस वैल्यू को कैलकुलेट करने से। अब वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बट वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना ये है कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तरीके कितने हैं। ठीक है, आपके पास इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के तरीके कितने हैं। तो अभी होता कैसा है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम लोगों को टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अभी आज तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो सारी जानकारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में आपको दे दी जाएगी, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले तुम लोगों को एक शीट दी गई है इस बेसिक्स पर, जितना आज पढ़ाया जाएगा उसके बेस पे 27 क्वेश्चंस की। इसको आप पहले अटेम्प्ट करो, इसमें आपकी कमांड आपको समझ में आया कि नहीं आया, इससे वो समझ में आएगा, और अगर आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम समझ लेते हैं, फिर आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। देखो, गाड़ी कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों के पास टोटल 5 प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेंगे। टोटल 5 प्रकार के आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 5 प्रकार के कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी यूज़ कर दो, बराबर है, आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर दो, ऐसा नहीं है। इनके कुछ रूल्स हैं कि कौन सा कांस्टेंट किस जगह यूज़ करना है, कौन सा कांस्टेंट किस जगह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इनके कुछ नियम है, इनके कुछ कायदे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, उनको आपको क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे कि आपके पास जो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आपका Kc। अभी तुमने मेरे मुंह से ये काफ़ी बार सुन भी लिया होगा, Kc 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 Kc, है ना? तो ये आपने सुन भी लिया है, Kc। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है आपका Kp। ठीक है, आप Kp, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका होता है Kn। ठीक है, जहाँ पे n का मतलब मोल्स है। चौथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kx, जहाँ पे x का मतलब मोल फ्रैक्शन है। और पांचवा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kpc, जहाँ पे p और c हम दो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करेंगे, बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास 5 प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनमें से Kc और इनमें से Kp काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से Kc और इनमें से Kp काफी ज्यादा क्या है? आप लोगों का महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब ये जो Kc और ये जो Kp हैं, इनको निकालना भी सीखते हैं, बट समझते हैं कि अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपने निकाला, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, देन इट विल बी नोन एज Kc। अच्छा, तुम्हारी शीट्स में ना Kn गायब है, शीट जो मिलेगी उसमें Kn गायब है, तो उसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे अपन, नोट्स कॉपी में लिख लेना। Kc यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में आप निकाल रहे हो, कंसंट्रेशन भी वो स्पेसिफिकली कौन सी वाली? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन भी स्पेसिफिकली कौन सी वाली? मोलैरिटी।
अच्छा, केपी का मतलब आप उसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो? आप उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। पार्शियल प्रेशर क्या होता है नेक्स्ट ईयर सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बट फॉर राइट नाउ टुडेज क्लास आपको ये पता होना चाहिए, वी विल इंडिकेट पार्शियल प्रेशर बाय द सिंबल पी नॉट। पी नॉट, और पी नॉट क्या होगा? जैसे मुझे पी नॉट ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ए का, तो मैं उस ए का मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर मुझे पी नॉट बी, ये जो पी नॉट बी कैलकुलेट करना है, तो एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में पी टोटल। जहां पे ये नॉट सिंबल लग जाने से इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट पी पी यानी कि व्हाट? पार्शियल प्रेशर। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, सब सिंपल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। चलो बट पहले आगे बढ़ते हैं। के एन का मतलब है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वन ऑफ द इजिएस्ट, ठीक है। अच्छा, के एक्स मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, और पी ए सी का मतलब है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड टू, मतलब पहला और दूसरा दोनों का उपयोग साथ में किया जा रहा है, और आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। बराबर आप क्या कर रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ना मेरे को ध्यान में नहीं रही, रुको उसको यहाँ लिख देते हैं। आप लोगों का ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, अगर आप कोई इनर्ट गैस ऐड कर लेते हो, ठीक है, अगर आप किसी इनर्ट गैस का एडिशन करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वो भी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं अफेक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ एक चीज़ से डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टोक्योमेट्री क्या है, कहीं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं कर दिया। और तीसरा, वो इस बात पे डिपेंड करती है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि रिएक्शन का कहीं तुमने डायरेक्शन तो नहीं बदल दिया। तो इस तरीके से ये टोटल 3 तरीके थे, अचानक से मुझको याद आए तो हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। टेम्परेचर वाले टॉपिक को हम लोग लास्ट में, एकदम आखिरी में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग टेम्परेचर वाले टॉपिक को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और इवन मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अभी डिटेल में डिस्कस नहीं भी किए हैं इंट्रोडक्शन के नाम पर। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हाथ बैठा लो, फिर आखिरी में वो थेरी पढ़ा करेंगे अपन बैठकर। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग ये के सी, के पी, के एन, के एक्स, के पी सी। ये लिखना कब है, ठीक है, लिखना कब है, मुझे कैसे पता चलेगा कि केसी कब लिखनी है, मुझे कैसे पता चलेगा केपी कब लिखनी है, ये सब कैसे पता चलेगा? रूल नंबर 1, अगर आपके पास कोई एक ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के पास कोई एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट में आपको ध्यान से सुनना, जहाँ पे आपको रिएक्टेंट में क्या देखने को मिल रहा है? रिएक्टेंट में आप लोगों को सॉलिड या फिर आपको लिक्विड देखने को मिल रहा है। रिएक्टेंट साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिएक्टेंट साइड में कोई सॉलिड लिखा हुआ है, या तो रिएक्टेंट साइड में कोई लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में या तो सॉलिड लिखा हुआ है, या तो रिएक्टेंट साइड में आपका लिक्विड लिखा हुआ है। तो जब रिएक्टेंट साइड में सॉलिड लिखा है और जब रिएक्टेंट साइड में लिक्विड लिखा है, तो ऐसे केस में हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे आप लोगों के क्या कहते हैं उस इक्वेशन को लिखने का? लेकिन प्रोडक्ट जो है, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड में आप लोगों को गैस होना कंपलसरी है। रिएक्टेंट में अगर गैस भी रहेगा तो भी चलेगा, बट अगर सॉलिड लिक्विड में से कोई एक चीज़ है और प्रोडक्ट साइड में गैस है, तो आपको वहाँ पे केपी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? केपी आप यूज़ करोगे, केपी चलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप रिएक्शन में क्या यूज़ करोगे? केपी यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे रिएक्शन में? केपी यूज़ करोगे। रिएक्शन में क्या यूज़ करोगे? केपी यूज़ करोगे, ठीक है। केपी क्या यूज़ करना है? केपी यूज़ करना है। उस रिएक्शन में फिर आप बचे हुए जो बाकी के क्या कहते हैं टर्म्स हैं, के सी, के पी सी, के एन, के एक्स वगैरह वगैरह, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। रिएक्टेंट में अगर सॉलिड या फिर आप लोगों का लेट्स इमेजिन लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड के होने की वजह से आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आप लोगों को हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा? केपी, ठीक है। और प्रोडक्ट में गैस का होना ज़रूरी है, ठीक है, इसमें इसको गैस का होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा रूल नंबर, अच्छा केपी चलेगा, लेकिन जो बाकी के टर्म्स है के सी, के एन, ठीक है, के एक्स, ये सब आप लोगों के यहाँ पे वैलिड नहीं है, बराबर। अच्छा, रिएक्शन नंबर 2 में आ जाओ।
मतलब रूल नंबर 2 में आ जाओ। रूल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है, मान लेते हैं आपका जो रिएक्टेंट का साइड है, मान लेते हैं आपका जो रिएक्टेंट का साइड है एंड एज वेल एज आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट का साइड है, इसमें दोनों तरफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सिर्फ लिक्विड्स मौजूद है, सिर्फ लिक्विड्स। तो ऐसे में जब सिर्फ लिक्विड्स मौजूद होते हैं, जब सिर्फ लिक्विड्स मौजूद होते हैं तो लिक्विड्स के लिए केपी तो अब अप्लाई नहीं होगा। अब लिक्विड्स के लिए केसी, आपका केएन और आपका केएक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये वाले चीज़ें अब अप्लाई होंगी। तो रिएक्शन को देखकर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन सी टर्म डिफाइंड है और कौन सी टर्म नॉट डिफाइंड है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, रिएक्टेंट है और आप लोगों के पास प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड और आप लोगों के प्रोडक्ट साइड दोनों में मान लेते हैं गैस ही गैस है, गैस ही गैस, कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं, ओनली गैस, सिर्फ गैस। तो वहाँ पे केपी, वहाँ पे आप केपी, ठीक है, केसी, केएन या फिर केएक्स, इन चारों में से कुछ भी यूज़ करो सब चलता। अगर गैस ही गैस है तो कुछ भी यूज़ करो सब चलता और मैक्सिमम हमारे पास ऐसे वाले ही रहेंगे। रूल नंबर 4 में आते हैं। अगर आपके पास कोई रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है जिसमें ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 में बहुत गड़बड़ होती है, रिएक्टेंट साइड में आपको एक गैशियस कंपोनेंट दिया है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप लोगों को सॉलिड या लिक्विड दिया है, सॉलिड प्लस लिक्विड या फिर गैस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी, कंपलसरी नहीं है, बट सॉलिड और लिक्विड में से कोई एक भी अगर वहाँ पे मौजूद है तो आप वहाँ पे इकलौती मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है केपीसी। बाकी की जो बच गई दैट इज के एन, के एक्स, ठीक है, और क्या बच जाता है आपके पास के, और क्या बच जाता है के सी, के पी, इनमें से आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट और फोर्थ ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ को थोड़ा ध्यान से देखोगे, वहाँ गड़बड़ी नहीं करोगे। अब मैं तुमको एक और पार्ट बता रही हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना। ये काम आपका है आज का कि आपको ये रिलेशनशिप डिराइव करके रखना है, ये काम आपका है आज का, आपको ये रिलेशनशिप डिराइव करके रखना है आफ्टर टीचर, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखा दूँ उसके बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस इंपॉर्टेंट पार्ट से आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपसे फटाफट बन जाएगा। इस केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने के ना टोटल 2 तरीके होते हैं। टोटल कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से भी सीखेंगे और क्विक मेथड से भी सीखेंगे। जैसे मोल एनालिसिस मैंने तुम्हें एक ट्रेडिशनल तरीके से भी सिखाई और एक डायरेक्ट तरीके से भी सिखाई, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है करो। क्योंकि अगर मान लेते हैं स्पीड के चक्कर में अगर आंसर ही सही नहीं निकल पा रहे हो तो क्या मतलब है। तो दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीका आपको कहीं ना कहीं यूज आता है। सो स्किपिंग दैट ट्रेडिशनल तरीका इज नॉट अ गुड अप्रोच, आपको वो भी पता होना चाहिए। अब आते हैं नोट में। नोट एक रिलेशनशिप है, नोट एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आप लोगों का फास्ट तरीका है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का ये एक फास्ट तरीका है। इस फास्ट तरीके से बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। कैसे इसको यूज़ करना है, कब कहाँ कैसे, वो सिखा दिया जाएगा, बट फिलहाल ये बहुत फास्ट तरीका है। जैसे पहला आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए, द फेमस रिलेशनशिप के पी इक्वल टू के सी, आर टी, आर आपका वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, और ऊपर में डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे अगेन। उसके बाद आप लोगों का यही के पी इक्वल टू के सी, ये तो मैंने एक रिलेशनशिप लिख दिया। अब उसके बाद के पी इक्वल, ये एक और है आगे, के एन, के एन क्या आएगा, पी टोटल अपॉन में एन टोटल। अच्छा, ये पी टोटल एन टोटल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और उसकी पावर में डेल्टा एन जी, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बच गया, के एक्स बच गया, ये के मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे आएगा पी टोटल और पावर में डेल्टा एन जी। ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। जहाँ पे अभी सबसे ज़रूरी चीज़ डेल्टा एन जी इस क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा एन जी इस क्वेश्चन का कौन है, क्या है। तो आपके पास जो रिएक्शन आपको दी हुई है उस रिएक्शन में जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, जितने भी आप लोगों के पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जी 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 लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जी लगा दिया, तो यहाँ पे जो द वर्ड जी है, ये जी किसको बताएगा, आपके पास जितने भी गैस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस वाले सॉलिड या लिक्विड वालों को आप कंसिडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वैसे भी उनके एक्टिव मास को हम लोग 1 ही मानकर चलते हैं, तो उनके लेकर क्या मतलब है, ठीक है, उनका लेकर क्या मतलब है। अब मैं तुम्हें एक तरीका, बस ये एक रिएक्शन लिखा रही हूँ, इस रिएक्शन के बाद हम लोग इस टॉपिक को अभी के लिए फिलहाल क्लोज करेंगे और कल वापस से इस टॉपिक को फिर से शुरू करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को वापस से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये जो है ना KP = KC RT की पावर डेल्टा NG, ये उतना कुछ कठिन नहीं है डिराइव करना। लगे तो मैं एक डिराइव करके दिखा देती हूँ, बाद में बाकी के डेरिवेशन आप खुद कर लेना, और डेरिवेशन करो ना करो, कम से कम ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें पता है कि PV = होता है nRT, यहाँ से अगर मैं N/V कर दूँ और RT को वैसे ही रखूँ, तो N/V इज नथिंग बट मोलैरिटी, एंड लेट अस डिनोट दैट मोलैरिटी एज कंसंट्रेशन C, ठीक है। जहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे C का मतलब क्या है, C का मतलब वैसे तो कंसंट्रेशन है, और स्पेसिफिकली कौन सी वाली कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। अच्छा, पक्का, ओके ओके। अब अगर मान लेते हैं आपको एक रिएक्शन दी हुई है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, रिवर्सिबल का साइन, स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D, ये आपको रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन का मैंने तुमसे KP लिखने को कहा, जो कि तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखने वाली हूँ, तुम लिखोगे। तुम उस रिएक्शन का क्या लिखना, KP लिखना, तुम उस रिएक्शन का KC लिखना, KP और KC को आपस में तुम कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा KP = KC RT की पावर में डेल्टा NG। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें क्या है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो काम सीख रहे थे कि KP KC कैसे लिखते हैं, वो वाला काम सीख लेते हैं, बस एक रिएक्शन से, ठीक है, मात्र एक रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी गई है रैंडम। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है N2, ये मेरी फेवरेट रिएक्शन है, प्लस 3H2, और यहाँ पे एक मिनट, चलो N2 प्लस 3H2, और ये आपको 2NH3 दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगी मोल्स को लेकर, नहीं भी मिलेगी तो मान लेते हैं मुझे अभी कोई हिंट नहीं दी गई है, मैं एट T = 0 पर हूँ, और T = 0 पर मुझको मोल्स पता लगाने हैं कितने होंगे। तो मैंने रिएक्टेंट के मोल्स ले लिए, लेट्स से A फॉर एप्पल, प्रोडक्ट के मोल्स मतलब H2 के मोल्स ले लिए B फॉर बॉल, और T = 0 पे तो NH3 के मोल 0 होंगे। अब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम जब हमको पहुंचे, में क्या मोल अंतर होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो अंतर लिखेंगे कैसे, अब उसको इक्विलिब्रियम पे N2 के मोल्स कम हो गए होंगे, H2 के मोल्स भी कम हो गए होंगे, और NH3 के मोल्स बढ़ गए होंगे। अब ये लिखते कैसे हैं, तो कम हो गए होंगे मतलब पहले अगर N2 के A मोल्स थे तो अब A माइनस हो गया होगा, अगर H2 के पहले B मोल्स थे तो अब B माइनस हो गया होगा, लेकिन कितना हुआ होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, कितना हुआ है। तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए, आज की क्लास के लिए समझ के रखिए। लेट्स से मैं कहती हूँ X मोल्स कम हुए, अगर एक N2 है तो उस एक N2 के लिए X मोल्स कम हुए, एक N2 के लिए कितने मोल्स कम हुए, X मोल्स, एक मॉलिक्यूल के लिए X मोल्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा A - X बराबर कितना कम हुआ, A - X कम हुआ, ठीक है, कितना बचा A - X बचा। अच्छा, H2 के लिए क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है तो 3x कम हुए, तो पहले B थे तो अभी 3x अगर कम हो गए तो बचे हुए कितने इक्विलिब्रियम पर, B - 3x। और NH3 कितना हुआ, NH3 तो फॉर्म हुआ है ना, तो पहले NH3 0 था तो 0 + 2x, 0 + 2x, समझ रहे हो, ये मैंने मोल्स लिख दिए, ये मैंने क्या लिख दिए, मोल्स लिख दिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर इतने इतने मोल्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, कि लेट टोटल वॉल्यूम, लेट V बी द वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि लेट V बी द वॉल्यूम, तो मेरे इस अज्यूम करने से क्या मैं कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ इक्विलिब्रियम पर, क्या इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है।
कंसंट्रेशन इज नथिंग बट व्हाट इट इज द मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई किसकी, N2 की। N2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी, उसके इक्विलिब्रियम में मोल्स डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। H2 का कितना होगा, B माइनस 3x डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका कितना होगा, 2x डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये मेरी कंसंट्रेशन भी आ गई, मोल्स आ गए, कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा, अब एक और टर्म है जिसपे हम लोगों को इस साल काम करना है, वो है प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में भी तो लिखना आना चाहिए। अच्छा, प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बट प्रेशर के टर्म्स में ना लिखने से पहले हम मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं ताकि आसान होगा। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज, आपने पढ़ के रखा है, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो पहले तो आप टोटल मोल्स निकाल लो कि कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स निकाल लो इक्विलिब्रियम पे कितने हैं। कितने हैं, a माइनस एक्स N2 के थे, प्लस b माइनस 3x H2 के थे, प्लस 0 प्लस 2x आपके NH3 के थे। कैलकुलेशंस अगर करोगे तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी a प्लस b माइनस 2x। अब अगर किसी ने तुमसे मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, N2 का, N2 के मोल्स डिवाइड बाय उसके टोटल मोल्स। किसी ने H2 का कहा तो B माइनस 3x डिवाइड बाय उसके टोटल मोल्स A प्लस बी माइनस 2x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में A प्लस बी माइनस में 2x। ये हो गया। अब अगर किसी ने तुम्हें इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखने को कहा तो प्रेशर के लिए ऊपर मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुकी हूँ, प्रेशर के लिए ऑलरेडी मैं एक फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं लेट पीटी बी टोटल प्रेशर, लेट पीटी बी टोटल प्रेशर। पीटी को हमने क्या मान लिया, हमारा टोटल प्रेशर मान लिया। तो ऐसे में ये चीज़ क्या हो जानी है, बताइए ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी कि जितने भी उसके मोल फ्रैक्शन आए हैं, मोल फ्रैक्शन कितना आया, a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस बी माइनस 2x इंटू में पीटी। जितने भी उसके मोल फ्रैक्शन आए हैं b माइनस 3x अपॉन में a प्लस बी माइनस 2x यहाँ पे इंटू में पीटी। जितने भी उसके मोल फ्रैक्शन आए हैं 2x a प्लस बी माइनस 2x इंटू में पीटी बराबर। ये लिखना मैंने आपको सिखा दिया। ये आपको अगर मोल्स दे दिए जाएं तो आप उस मोल्स से इतना सब कुछ लिख सकते हो। अब अगर मान लेते हैं आपको बोला जाए कि देखो इतना सब तुम भले ही लिख सकते हो बट ये सब छोड़ो, तुम मुझे इसका kn निकाल के दिखाओ, kn निकाल के दिखाओ। तो आप ये भेजे में बात डालो, kn kp kc kx दीज आर नथिंग बट दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दे आर नथिंग बट दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा NH3 का एक्टिव मास का स्क्वायर और यहाँ पे N2 का एक्टिव मास और यहाँ पे H2 का एक्टिव मास का क्यूब बराबर। अब अगर मोल्स के टर्म में निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की जगह मोल्स ऑफ NH3 जैसा वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ NH3 जैसा वर्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ NH3, कंसंट्रेशन की जगह मोल्स ऑफ NH3, ये उसके ऊपर का स्क्वायर, यहाँ पे मोल्स ऑफ N2, यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ H2 और यहाँ पे ऊपर में क्यूब बराबर, ठीक है। अब ये मोल्स की वैल्यूज हैं, ये यहाँ पे उठा के पुट कर दो, यस पुट देम, सब्सटीट्यूट देम, यहाँ पे पुट देम, खत्म हो गया काम, निकल गया kn। ऐसे निकालते हैं kn। अगर किसी ने kc निकालने को कहा तो kc में कौन सा वर्ड यूज होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये NH3, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। किस्मत से हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के लिए भी उसी को ही यूज करते हैं, H2 और यहाँ क्यूब, ये उनकी कंसंट्रेशन से पुट देम, यहाँ पे पुट कर दो, ये लो, ये आ गया आपका kc। तो kc निकालने के लिए क्या करना है, दिख रहा है। अच्छा, अगर आपको किसी ने kx निकालने को कहा है तो kx क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसका, आपके NH3 का और उसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे नीचे में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन H2 का, मोल फ्रैक्शन किसका, आपके N2 का और यहाँ पे H2 के ऊपर क्यूब। ये मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू है, यहाँ पे आप क्या कर दो, पुट कर दो। सिमिलरली किसी ने तुमसे यहाँ पे Kp कैलकुलेट करने को कहा तो Kp क्या होगा, P नॉट NH3 का, P नॉट का मतलब पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, P नॉट N2 का बराबर किसका, N2 का, और P नॉट H2 का बराबर है ये ऐसे, और ये सारी वैल्यूज पार्शियल प्रेशर्स की है, यहाँ पे इन्हें पुट कर दो। तो इस तरीके से अगर कोई एक वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है
तो इस वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का आप Kp Kc ट्रेडिशनल मेथड से लिख सकते हो. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड फॉलोड बाय ईच एंड एवरी बुक, ईच एंड एवरी टीचर. और ये ज़रूरी भी है बिकॉज इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कैसा है आगे डिराइव करते हो. बट दिस मेथड इज़ वेरी लॉन्ग. ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है लेट्स से Kp, तो पहले आप क्या करोगे, मोल्स निकालोगे, फिर इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकालोगे है ना, फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर उसको Pt से मल्टीप्लाई करोगे. इस तरीके से आप करोगे, राइट. बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा. अब लेकिन अगर किसी को ये मेथड यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, अगर किसी को ये मेथड यूज़ नहीं करनी है तो वो क्या करे, वो बैठा रहे क्या, उसको कुछ मतलब इतना लंबा मेथड ही यूज़ करना क्या कंपलसरी है? नो, वी हैव शॉर्टकट मैथड्स टू. हाँ, वो शॉर्टकट मैथड्स भी यूज़ करेंगे, एकदम आराम से खुशी खुशी यूज़ करेंगे. बट फिलहाल आपको ट्रेडिशनल मैथड से लिखना आना चाहिए. ठीक है, आपको ट्रेडिशनल मैथड से लिखना आना चाहिए. जैसे कि कुछ एक आधी इलस्ट्रेशन और देखते हैं ताकि लिखना आ जाए. अब जैसे मान लेते हैं आपको A दिया है गैस में, आपको B दिया हुआ है गैस में, रुको हाँ, B दिया हुआ है गैस में, और ये इक्विलिब्रियम का साइन, यहाँ पे C दिया हुआ है गैस में, और यहाँ पे D दिया हुआ है गैस में. सबसे पहले तो रिएक्शन देखते बराबर दिमाग में दौड़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या यूज़ करूँ मैं, Kp Kc Kx Kn Pc क्या. तो देखो यहाँ पे आप चारों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो यूज़ करना है करो. ठीक है, जो यूज़ करना है करो. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन दिया है, आपको एट t=0 की इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है. गिवन ये दी हुई है कि आप लोगों के पास क्या कहते हैं, t=0 पे ये A है, ये 2 टाइम्स ऑफ A है, और ऑब्वियसली ये दोनों तो 0 हैं. कई बार ना क्वेश्चन में ये C और D भी देता है t=0 पर. मेरे से एक बार ना ट्यूशन में गलती हुई थी, जब मैं 11th में थी, मैंने इग्नोर कर दिया था कि वहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपको इनिशियली उसने क्या बोला है कि कंटेनर में पहले से प्रोडक्ट 3 मोल्स है, और मैंने उन 3 मोल्स को इग्नोर कर दिया. मैंने सीधा क्वेश्चन 0 लेके उठा के सॉल्व कर दिया. ऐसा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, कहीं आपको प्रोडक्ट में दिया तो नहीं है. मैं दूंगी इस टाइप का क्वेश्चन एक. अब आपको मैंने कहा कि इसके चारों कॉन्स्टेंट्स निकालो, चारों कॉन्स्टेंट्स निकालो, चारों मतलब चारों. तो तुम चारों निकालने के लिए अभी पहले तो तुम इसका सोल्यूशन जब तुम इसका लिखना स्टार्ट करोगे तो एट इक्विलिब्रियम आपके कितने मोल्स खर्च हो रहे हैं आपको ये तो पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर वन मॉलिक्यूल एक्स मोल्स आर रिमूव्ड. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए एक्स मोल्स आर रिमूव्ड. आप एक्स मोल्स क्या कर रहे हो, उससे रिमूव कर रहे हो. चलो, तो अभी अगर आप रिमूव करते हो तो 2a पहले से था, उसमें से कितना जाएगा, x जाएगा. तो एट इक्विलिब्रियम आपके पास मोल्स कितने बचेंगे, मोल्स लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे आपके पास कितने मोल्स बचे, तो 2a माइनस एक्स बचे, यहाँ पे a माइनस एक्स बचे, और यहाँ पे 0 प्लस एक्स हुए, और यहाँ पे 0 प्लस एक्स हुए, बराबर. अब तुम चाहो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करके कंसंट्रेशन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, पार्शियल प्रेशर निकाल लो, बट कोई मतलब नहीं है. जस्ट सिंपली कैलकुलेट Kn, या फिर हाँ, जस्ट सिंपली कैलकुलेट Kn. आप इसका Kn कैलकुलेट कर सकते हो, Kp कैलकुलेट कर सकते हो, जो करना है करो, कोई एक निकाल लो बस. अब तुम खुद सोचो, पार्शियल प्रेशर निकालना ज़्यादा आसान है क्या? कोई भी बोलेगा क्या बेवकूफ़ी वाली बातचीत है. पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए तुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मोल फ्रैक्शन ही निकाल ले, राइट. तो मोल फ्रैक्शन इज अ बेटर ऑप्शन देन पार्शियल प्रेशर. कोई मोल फ्रैक्शन निकालना पसंद करेगा कि Kn निकालना पसंद करेगा? नो डाउट कोई भी इंसान Kn निकालना पसंद करेगा. मोल फ्रैक्शन के लिए तो टोटल मोल्स भी निकालने पड़ेंगे. सो Kn एंड Kc, दीज आर द वेरी बेस्ट मैथड टू कैलकुलेट एवरीथिंग यू वांट. तो अगर मैंने तुमसे कहा कि इस रिएक्शन का पहले तो वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखो, तो तुम मुझे बोलोगे ये लो, ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई स्टोक्योमेट्री नहीं है, तो पावर में कुछ भी चढ़ नहीं रहा. अब मैंने तुमसे कहा कि इस रिएक्शन का Kn लिखो, तो बोलोगे गुड, लिख देते. बताइए इक्विलिब्रियम पे C के कितने मोल्स हैं, x d. अच्छा, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कहाँ से लिख रही हूँ, हाँ, मोल्स ऑफ C इंटू मोल्स ऑफ D अपॉन में मोल्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ B. अब बताओ इक्विलिब्रियम पे C के कितने मोल्स हैं, x, D के कितने मोल्स हैं, x, तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. ठीक है, A के कितने मोल्स हैं, 2a माइनस एक्स, B के कितने मोल्स हैं, a माइनस एक्स. सो दिस इज योर Kn.
ये आप लोगों का के एन है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, के एन है। ये मैंने इस तरीके से के एन कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, आप लोगों का पसंदीदा के एन कैलकुलेट कर लिया, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अब इमेजिन करो कि ये जो मैंने लिखा है, इस लिखी हुई लाइन को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, अगर इस लिखी हुई लाइन को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ये अगर मैं इसको लिखी हुई लाइन को डिवाइड कर दूं तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बन जाएगा ये, यानी कि 2a माइनस एक्स बाई वी इज योर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, a माइनस एक्स बाई वी इज योर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, x बाई वी इज योर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो अब ऐसे में अगर तुम्हें कंसंट्रेशन भी पता है तो तुम क्या उस पर्टिकुलर चीज का केसी नहीं लिख सकते? चलो केसी भी लिख लेते हैं, यही आजू बाजू में दोनों भाइयों को लिख देते हैं, केसी भी लिख दो। बस केसी लिखते वक्त क्या फर्क पड़ेगा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, एक्स बाई वी, और डी की भी एक्स बाई वी, तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2a माइनस एक्स अपॉन वी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a माइनस एक्स अपॉन वी। अगर तुम फर्दर सिंप्लीफिकेशंस करो तो यहाँ से केसी आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस एक्स और a माइनस एक्स। किस्मत से इस बार केसी और के एन आपके दोनों सेम आ गए, इस बार दोनों सेम आ गए, बट केसी और के एन निकालने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मेन तकलीफ होती है केपी को और क्या नाम है, एक्स को कैलकुलेट करने में। तो भगवान ने हमको प्यारा सा दिमाग दिया है, रिलेशनशिप दिया है, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर में डेल्टा एन जी। अगर किसी इंसान को के सी पता है तो के पी लिखने के लिए वो पूरी मशक्क़त ना करे कि पहले वो निकाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसको, मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी कहता है प्रोडक्ट में जितने भी गैसियस लोग हैं उनकी स्टोक्योमेट्री ऐड करो। तो यहाँ पे दोनों गैसियस वाले 1 1 है, यानी कि 2, और रिएक्टेंट में भी जितने गैसियस लोग हैं उनकी भी स्टोक्योमेट्री ऐड करो। तो यहाँ पे भी दोनों लोग हैं 1 1 1, यानी कि ये कितना हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 0। अब बताओ यहाँ से अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1 ही आएगा। सो के पी इक्वल टू के सी, यानी कि इस क्वेश्चन में के पी के सी दोनों इक्वल है, और इस क्वेश्चन में तो के एन भी देखो के सी के इक्वल आ गया था, तो के सी और के एन भी इक्वल है, ठीक है। इवन एक रिलेशनशिप और लिखवा के दिया गया था आपको यहाँ ऊपर के एक्स का, क्या गया वो रिलेशनशिप के एक्स वाला, ये रहा। अगर आपको के एक्स निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे, के पी इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, के पी इक्वल टू के एक्स और यहाँ पे पी टी की पावर डेल्टा एन जी बराबर। अच्छा, अब बताओ डेल्टा एन जी तो 0 ही होना है, तो के पी इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर में 0, सो देयरफॉर के पी इक्वल टू के एक्स आ गया, खत्म। मतलब एक कोई भी एक्सप्रेशन तुम कैलकुलेट कर लो, और कौन सा एक्सप्रेशन कोई भी कैलकुलेट करेगा, ऑब्वियसली सभी लोग के एन ही कैलकुलेट करेंगे। कुछ लोग हो सकता है के सी करें, क्योंकि मैं के सी किया करती थी अपने टाइम पर, बाद में मैंने के एन यूज़ करना शुरू किया, बट के पी और के एक्स तो कोई यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इस पूरी कहानी से हमको एक सीख मिल गई कि जब भी, ये याद रखना, इसको वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाली हूँ, बट अभी इसको लिख लेते हैं कि व्हेनेवर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आएगी तब ऐसे केस में आपके के पी, के सी, के एन और के एक्स, ये चारों प्रकार के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी, बताइए ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की एकदम अलग अलग नहीं बल्कि एक, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस चीज़ को ओवर कर रहे हैं। देखो क्या है, आपको रिएक्शन दी हुई है PCl5 गैस है, ठीक है, इसको आप इक्विलिब्रियम में रख रहे हो, एक मिनट, हाँ, किसके साथ, PCl3 गैसियस प्लस Cl2। पहले चेक कर लिया करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा, अब उसमें मैंने आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि एट T इक्वल टू 0 PCl5 के आपके पास 3 मोल्स थे और इन दोनों के 0 0 थे, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ
कि रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो गायब होता ही है। वो कुछ ना कुछ जो गायब होता है उसके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। बट हम लोग अभी अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। दी होगी इंफॉर्मेशन, नहीं दी है तो एक्स मान लो। तो अगर एक PCl5 से एक्स जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे 0 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पे 0 प्लस एक्स आएगा, बराबर। ओके अब इसमें मुझे किसी ने कहा कि आप डेल्टा एनजी भी निकाल लो निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट में जितने भी गैशियस लोग हैं उनकी स्टोक्योमेट्री ऐड कर लो। तो प्रोडक्ट में 2 गैशियस लोग हैं, उनकी स्टोक्योमेट्री ऐड कर लो। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इसको। तो ये आ गया 1। तो इस बार डेल्टा एनजी आपका 1 है, ना कि 0। इस बार डेल्टा एनजी 1 है, चलो ठीक है। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा इस क्वेश्चन का क्या लिखना पसंद करोगे, तो तुम बोलो भैया मैं इस क्वेश्चन का क्या लिखना पसंद करूंगा, KN लिखिए। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ PCl3। अब कोई पावर तो रहेगी नहीं क्योंकि स्टोक्योमेट्री तो है नहीं। मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन में मोल्स ऑफ PCl5, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर यहाँ से Kn की वैल्यू कितनी आएगी, मोल्स ऑफ PCl3 देखो कितने हैं, x। Cl2 भी कितने हैं, x इक्विलिब्रियम पर, और PCl5 कितना है, 3 माइनस एक्स। तो ये Kn की वैल्यू आ गई। अब आपको Kn तो निकाल लिए हो, अब बाकियों के लिए क्या करें, ट्रेडिशनल मेथड यूज करें कि गधे समान डिवाइड बाय वॉल्यूम करके Kc निकाल रहे हैं, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फिर ऐसा ट्रेडिशनल मेथड यूज करें क्या, नहीं। आप रिलेशनशिप यूज करो। क्या करो, रिलेशनशिप यूज करो। तो Kn का क्या रिलेशनशिप है किसके साथ, जरा रट्टा मार के याद रखना, देख लेते हैं एक बार। Kp इक्वल टू Kn PT बाई NT की पावर डेल्टा NG, ठीक है। क्या है आपका ये रिलेशनशिप, यहां लिख लेते हैं इसको, आपका Kp इक्वल टू Kn PT बाय NT मतलब टोटल मोल्स, ठीक है, मतलब टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे मुझको, डेल्टा NG। अच्छा Kn पता है क्या, हाँ Kn तो पता है, Kn इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस एक्स PT क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर दिया होगा, अपॉन में NT टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिए हैं तो इक्विलिब्रियम पे ये जो आपको दिख रहे हैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, इन सारी वैल्यूज का एडिशन ही आपको टोटल मोल्स देगा। सो अगर इस क्वेश्चन में डेल्टा NG के साथ साथ मुझे टोटल मोल्स निकालने होते देन टोटल मोल्स वुड बी 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया होता, टोटल मोल्स मेरे पास आ गए होते 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स, ओके। और डेल्टा NG तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 1। तो 1 तो किसी की पावर में रह के भी क्या उखाड़ लेगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन में PT, नीचे में मैंने आइडेंटिटी लगा दी, देन इट विल बिकम 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, Kp की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, Kp की वैल्यू आ गई। अब Kp की वैल्यू को निकालने के लिए क्या मुझे कोई मोल फ्रैक्शन यूज करना पड़ा, नहीं। देखो कितना आसान था, कर लेना। अब वैसे ही अगर किसी को Kc निकालना है तो Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप क्या है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा NG। Kp आपको दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू में PT अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको Kp दिया है। Kc आपको कैलकुलेट करना है, RT वैसे का वैसी, डेल्टा NG यानी कि 1। अब यहाँ से किसी ने पूछा कि Kc क्या है, तो Kc क्या होगा, Kc वुड बी एक्स स्क्वायर इंटू में PT अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय RT, डिवाइड बाय RT, दिस वुड बी योर Kc। ये लो Kc आ गया। अब इसी तरीके से जो Kx है वो Kx भी आप रिलेशनशिप यूज करके निकाल सकते हो। तो अब आपके पास ना 2 अप्रोच आते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल को सॉल्व करने का। पहला ट्रेडिशनल मेथड जो मैं काफ़ी सालों तक फॉलो करती थी 11th स्टैंडर्ड वगैरह में, मुझे फिर बाद में याद आया, बाद में समझ में आया कि आप रिलेशनशिप्स यूज़ करो उसका, क्योंकि पढ़ने बताने वालों ने बताया नहीं था और उतना दिमाग मैंने खुद का खर्च किया भी नहीं था, सीरियसली। जैसा टीचर बता रहे चुपचाप उसको फॉलो करते जाओ बिना अपनी खोपड़ी चलाए, ऐसा मेरा मानना था। सो आई वॉज यूजिंग द ट्रेडिशनल मैथड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे कोई टीचर Kp निकालने को कहता तो मैं पहले मोल्स निकालती, मोल्स को मैं वॉल्यूम से डिवाइड करती, सॉरी मोल्स निकालती, फिर टोटल मोल्स निकालती, फिर मैं मोल फ्रैक्शन निकालती, फिर मैं मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके फिर एक्सप्रेशन में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करती। ये मेरा लंबा चौड़ा मेथड था।
बाद में देन आई रियलाइज कि आप केसी निकालो कि रियलाइज मतलब ऐसे कम से कम 10 साल बाद रियलाइज नहीं किया, कुछ महीनों में ही रियलाइज कर लिया कि अच्छा नहीं, आप इस तरीके से करो, किसी एक चीज को निकाल लो और उसके एक्सप्रेशंस और रिलेशनशिप्स को यूज करके बाकी चीजें कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर से तुम्हें एक आइडिया दे दी गया है केपी और केसी के बारे में। कल हम लोग पहले तो एक टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट सा, थ्योरी का एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये जो आपके पास इतनी सारी केपी और केसी हैं, इन लोगों के दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि केपी और केसी पहला केस हो सकता है डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 रहे, जो कि मैंने आज ही डिस्कस कर लिया कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी तो ऐसे केस में केपी केसी के एन के एक्स सब आपस में इक्वल होंगे। दूसरा केस यहाँ पे ये बैठ सकता है कि अगर आप लोगों का डेल्टा एन निगेटिव आ रहा हो तो, ठीक है, और एक केस ये हो सकता है कि डेल्टा एन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये टोटल 3 केसेस कल हम एक करके डिस्कस करेंगे। अलग अलग रिएक्शंस लेते जाएंगे, उसमें आपको ये कैलकुलेशंस में कर करके दिखाती जाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद उनसे क्या रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स हम समझेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट्स हमारे आ जाएंगे तो उसके बाद हमारी जो परसों की क्लास रहेगी उस परसों की क्लास में हम लोग या कल की ही क्लास में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे कि अगर इस टॉपिक के सवाल आए तो हाउ विल यू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल है, बस मैथमेटिक्स है, थोड़ी नहीं काफ़ी, और बुद्धि का प्रयोग है और इंग्लिश भाषा को समझना है। ठीक है, इंग्लिश भाषा को कि जो स्टेटमेंट आपको लिख कर दी गई है वो स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाह रही है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाह रही है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, और पहले हम इजी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर उन इजी न्यूमेरिकल्स में एक नया कंसेप्ट घुसा देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो अभी फिलहाल तुम्हें हार्ट अटैक नहीं दिया जाता है, वो सब बताकर रहने दो उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले टॉपिक को, अदरवाइज लगेगा कि अरे बाप रे ये सब क्या हो गया। ठीक है, तो बस इसको अभी फिर रोकते हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है।